हेलो बच्चों, वेलकम टू द क्लास। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना चैप्टर 2, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। ओके। इसमें ये चैप्टर आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, बिकॉज इसमें हम सारी अकाउंटिंग टर्म्स जो है अपनी हम आगे चल के यूज करेंगे, वो आज सीखने वाले हैं, जो कि हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। ये चैप्टर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखो तो इसमें 3-4 मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। बट ये चैप्टर बहुत रेलेवेंट है, बिकॉज ये आगे सभी चैप्टर्स में जाके यूज होगा, पूरे अकाउंटिंग में आपके यूज होगा। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर 2, बेसिक अकाउंटिंग टर्म। ओके, तो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में हमारा जो पहला टर्म है वो है एंटिटी। एंटिटी क्या है? एंटिटी आपने देखा होगा कि एक सोल प्रोप्राइटर, मतलब आपके आस पड़ोस में स्टेशनरी शॉप या फिर किराने वाला या दूध वाला, ये सब एक सोल प्रोप्राइटर, एक इंडिविजुअल बिजनेसमैन है जो अपनी शॉप खुद चलाते हैं। फिर आपने एक कुछ कंपनियां देखी होंगी जो बड़े लेवल पे काम कर रही है, जिन्हें हम मल्टीनेशनल कंपनीज बोलते हैं, तो वो कंपनी के फॉर्म में काम कर रही है। कुछ आपने पार्टनरशिप फॉर्म आपने देखी होंगी जिसमें 3-4 पार्टनर हैं, वो मिलके काम कर रहे हैं। जैसे हमारे फील्ड में ऑडिट कंपनीज, ऑडिट फॉर्म होती हैं, जो पार्टनरशिप होती हैं, जैसे पीडब्ल्यूसी है, डेलॉइट है। तो ये पार्टनरशिप फॉर्म में बिजनेस अपना रन करती है। तो जो एंटिटी है उसका मतलब क्या है? एंटिटी वो होती है एक बिजनेस इकोनॉमिक यूनिट जो अपना बिजनेस करती है फॉर अर्निंग द प्रॉफिट। कुछ एंटिटीज ऐसी भी होती हैं जो अपना बिजनेस कर रही हैं फॉर द सोशल पर्पस एंड नॉट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अर्निंग द प्रॉफिट। तो उनको हम क्या बोलते हैं? ऐसी एंटिटीज को हम क्या बोलते हैं? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपका स्कूल, आपके हॉस्पिटल्स या फिर कोई क्लब, ठीक है। उनका मोटिव, स्कूल या हॉस्पिटल्स का मोटिव ये नहीं होता कि वो प्रॉफिट अर्न करें। उनका मोटिव ये होता है कि अपनी सोसाइटी को वो कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करें। बट सर्विसेज के नाम पे अभी एनपीओज भी अच्छा खासा पैसा कमाते हैं, बट इनका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता। तो अपन लिखते हैं एंटिटी का मतलब क्या है। An entity is a economic unit which may be a business entity or non-business entity। ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बाइफर्केशन बताया कि इसमें भी दो बाइफर्केशन है, बिजनेस एंटिटी और अ नॉन बिजनेस एंटिटी। इस बिजनेस एंटिटी का मोटिव है मोटिव इज टू अर्न प्रॉफिट।
नॉन बिजनेस एंटिटी मीन्स motive is to provide services to its member or society without intention of earning profit। तो एंटिटी का डेफिनेशन ये है, उसमें बिजनेस एंटिटी क्या है, मोटिव इज टू अर्न प्रॉफिट, एंड नॉन बिजनेस एंटिटी इज मोटिव इज टू प्रोवाइड द सर्विस टू इट्स मेंबर और द सोसाइटी विदाउट द इंटेंशन टू अर्न प्रॉफिट। ओके, एग्जाम्पल इसमें आपके नॉर्मल बिजनेस आ जाएंगे। हम स्टेशनरी शॉप ले लेते हैं, और मल्टीनेशनल कंपनी जैसे मान लो रिलायंस है, टाटा है। नॉन बिजनेस एंटिटीज के एग्जाम्पल पहला है जैसे मान लो क्लब, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये हॉस्पिटल और स्कूल तो इतना चार्ज करते हैं, क्या वो प्रॉफिट नहीं कमाते? हाँ, वो प्रॉफिट कमाते हैं, बट जो इनका मेमोरेंडम है जिसमें इनका रजिस्ट्रेशन हुआ है अंडर कंपनीज एक्ट और अंडर एनी लॉ, जैसे पार्टनरशिप एक्ट में इनका रजिस्ट्रेशन हुआ होगा या कंपनीज एक्ट में इनका रजिस्ट्रेशन हुआ होगा, इन्होंने वहां पे लिख के दिया है कि आर सोल पर्पस इज टू प्रोवाइड द सर्विसेज टू आवर सोसाइटी एंड नॉट टू अर्न द प्रॉफिट। ओके, उसमें इनके लिए कुछ अलग से रूल्स लगते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने बोल दिया कि हम प्रॉफिट नहीं कमाना चाहते और हम एक एनपीओ मतलब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो जाएंगे। उसके लिए इनकम टैक्स, बाकी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स जो गवर्नमेंट के हैं वो काम करते हैं, और वो टाइम से चेक करते हैं कि ये एंटिटी या फिर बिजनेस जो है वो प्रॉफिट के लिए रन हो रहा है या नॉन प्रॉफिट के लिए रन हो रहा है। अगर ये कोई एनपीओ, ये कोई भी एंटिटी अगर अपना बिजनेस इसके लिए रन करते पाएगा कि वो अपना इनका मोटिव बिजनेस प्रॉफिट कमाने के लिए है, तो इनका लाइसेंस कैंसिल हो सकता है। ओके, सो अपना अभी जो सेकंड टर्म है वो है ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन क्या होता है? ट्रांजैक्शन, हम कोई भी ट्रांजैक्शन जो बिजनेस में करते हैं वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। जो इकोनॉमिक एक्टिविटी हमारे फाइनेंशियल पोजीशन को इम्पैक्ट करती है, हमारे बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन को इम्पैक्ट करती है, लाइक जिससे हमारे असेट बढ़ते हैं या फिर कम होते हैं। आइदर असेट मींस आपके पास जो प्रॉपर्टी है, अभी मैं असेट को कवर करूंगा। असेट मींस जो आपके पास प्रॉपर्टी है वो कम होती है, वो बढ़ती है या कम होती है। लाइबिलिटी आपकी कम होती है या बढ़ती है, वो आपके बिजनेस को फाइनेंशियल वे में इंपैक्ट करते हैं, वो ट्रांजैक्शंस होते हैं। ओके, ट्रांजैक्शंस जो हम मनी टर्म में मेजर कर सकते हैं, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है, वही ट्रांजैक्शन बस रिकॉर्ड करते हैं हम अपने पास जो हम मनी टर्म में रिकॉर्ड कर सकते हैं, और हम उसी को ट्रांजैक्शन मानते हैं। लाइक सपोज बिजनेस ने कुछ गुड्स बेचे, तो उसने कुछ गुड्स बेचे, हम उसे मनी टर्म में मेजर कर सकते हैं कि 1 लाख का सामान बेचा या 2 लाख का सामान बेचा। वी कैन मेजर दैट इन टर्म्स ऑफ मनी। बट अभी सपोज हमारी कंपनी के मैनेजर ने छोड़ दिया, हमारे बिजनेस पे इम्पैक्ट पड़ेगा, बट हम उसे मनी टर्म में, मॉनेटरी टर्म में मेजर नहीं कर सकते कि हमारे बिजनेस पे वो कितना इम्पैक्ट पड़ेगा। तो मैनेजर का छोड़ना या फिर लेबर की स्ट्राइक होना, these all of these things cannot be measured in monetary terms, so हम
इन चीजों को अपने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे और ये ट्रांजैक्शंस नहीं है। ओके, अब ट्रांजैक्शंस के भी दो टाइप हैं, वो भी दो बेसिस पे डिवाइडेड है। लाइक जो आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वो किसके साथ कर रहे हैं और ट्रांजैक्शन का मोड क्या है। ओके, लाइक ट्रांजैक्शन इंटरनली भी हो सकता है और एक्सटर्नली भी हो सकता है। इंटरनली कैसे, जैसे आप एक बिजनेस रन कर रहे हैं, आपने उस बिजनेस के अंदर 2 4 10 असेट रखे होंगे जिसे आप डेली बेसिस पे यूज कर रहे हैं। तो हमारे अकाउंट्स में एक टर्म होता है डेप्रीशिएशन, वी विल कवर दैट। डेप्रीशिएशन मींस जब आप किसी चीज को यूज करते हो, जैसे आप बिल्डिंग को यूज करते हो या फिर कोई फर्नीचर, कंप्यूटर, टेबल आप उसे यूज करते हो तो उसकी वैल्यू कम होती जाती है। किसी किसी केस में अप्रिशिएशन होता है, लाइक लैंड में अप्रिशिएशन होता है, वहां डेप्रिशिएशन नहीं लगता। कंप्यूटर्स, अगर आपके पास कोई एंटीक कंप्यूटर है तो माइट भी उसकी वैल्यू बढ़ जाए, बट नॉर्मली चीजें डेप्रिशिएट होती हैं, चीजों की वैल्यू जो है गिरती है। तो इन चीजों की वैल्यू का गिरना हम इन्हें कैसे रिकॉर्ड करेंगे। हमारे पास एक मेथड होता है कि हम जिससे एस्टिमेट लगाते हैं कि अगर मैं आज कोई चीज 10 लाख की ला रहा हूँ तो उसकी लाइफ क्या है। अगर मान लो मैं 10 लाख की कोई चीज लाया, उसकी लाइफ 10 साल है, तो हम ये एज्यूम करेंगे कि हर साल हम 1 लाख रुपए की वैल्यू इसकी जो कम हो रही है वो हम कंज्यूम कर रहे हैं, हम उसका बेनिफिट ले रहे हैं, तो हम 1 लाख रुपए हर साल चार्ज करेंगे। तो अब देखो हमारे पास जो असेट पड़ी है, असेट जो पड़ी है मैं उसे यूज कर रहा हूँ और उसके ऊपर मैं डेप्रीसिएशन लगा रहा हूँ 1 लाख का, मतलब 1 लाख का खर्चा मान रहा हूँ अपने आप से, जिसे हमने मॉनेटरी टर्म में मेजर कर रखा है, जिसका एक मेथड है। ठीक है, तो ये इंटरनल ट्रांजैक्शन हो गई। ओके, एंड देन अब मान लो आपके पास ये एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन क्या है। एक्सटर्नल ट्रांजैक्शंस वो होती है जो हम आउटसाइड पार्टी के साथ करते हैं, जैसे हमने किसी से गुड्स लिए या हमने किसी को गुड्स दिया, तो हम ये सारी चीजें एक्सटर्नल पार्टी के साथ करें। हमने एम्प्लॉयज को सैलरी पेमेंट किया तो वो एक एक्सटर्नल पार्टी हो गई। ओके, तो अभी ओके तो बिजनेस ट्रांजेक्शन लिखो। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होता है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी बिजनेस की जो फाइनेंशियल पोजीशन चेंज करती है। फाइनेंशियल पोजीशन मींस आपके असेट, लायबिलिटीज या कैपिटल पे इम्पैक्ट डालती है। तो हमारे पास जो इम्पोर्टेंट टर्म है यहाँ पे वो है इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ अ बिजनेस दैट चेंजेस
फाइनेंशियल पोजीशन। इस टर्म का मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी मींस मॉनेटरी टर्म्स में हो, जो जिस ट्रांजेक्शन को हम मनी टर्म्स में मेजर कर सकते हैं, अपने बिजनेस से रिलेटेड हो, वो हमारे बिजनेस से रिलेटेड होनी चाहिए। जैसे अगर ओनर है, ओनर के घर में कोई शादी पड़ी है, तो आप क्या उस ट्रांजेक्शन को अपने बिजनेस में रिकॉर्ड कर सकते हो? नहीं, क्योंकि वो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, बिजनेस से उसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो वो ट्रांजेक्शन बिजनेस से रिलेटेड होनी चाहिए और वो अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को इम्पैक्ट करती हो, दैट इज कि हमारे असेट में और लाइबिलिटीज और कैपिटल में कोई चेंज आ रहा हो। ओके, तो यहाँ पे दूसरा जो है इसका पॉइंट, सोशल ट्रांजैक्शंस आर नॉट considered as transaction, hence will not be recorded in books of account। ओके, देन जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है इसका, कैन बी measured, not can be, must be measured in monetary terms। ओके, एग्जाम्पल, मैनेजर लेफ्ट द कंपनी, मैनेजर लेफ्ट द कंपनी, क्या हम इस इवेंट, इस ट्रांजेक्शन को हम अपने बुक्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं? अगर आपको लगता है रिकॉर्ड कर सकते हैं तो क्यों रिकॉर्ड कर सकते हैं? जैसे मैंने अभी बताया आपको कि मैनेजर का कंपनी को छोड़ के जाना कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा इवेंट है, माइट बी वो कंपनी को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट कर सकता है, बट हम उस चीज को मेजर नहीं कर सकते कि इस मैनेजर के छोड़ के जाने से कंपनी पे कितना इम्पैक्ट आएगा, तो हम उसे फाइनेंशियली मेजर नहीं कर सकते। सो दिस कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन बुक्स। दिस कैन नॉट बी recorded in books as it can't be measured in monetary terms। ओके, तो आप ये भी नोट कर लो। अभी बिजनेस ट्रांजैक्शन भी डिवाइड है दो पार्ट में, कि उसका एंटिटी के साथ क्या रिलेशनशिप है और वो ट्रांजैक्शन सेटल कैसे हो रही है, वो आगे करते हैं। इसे आप नोट कर लो, फिर मैं रफ करता हूं इसको। हाँ, तो अपना जो बिजनेस ट्रांजैक्शन है, आप इसको बीच में लिखो, इसकी दो कैटेगरी है। फर्स्ट इज
relationship with entity, and second is mode of settlement. तो जैसा कि मैंने आपको बताया, बिजनेस ट्रांजेक्शन दो पार्ट में डिवाइड है कि उसका रिलेशनशिप कैसा है एंटिटी के साथ और मोड ऑफ सेटलमेंट क्या है। रिलेशनशिप विद एंटिटी आपका दो पार्ट में डिवाइड है। इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल मीन्स व्हाट? जैसा मैंने आपको बताया, इंटरनल को हम अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन भी बोलते हैं। इंटरनल और अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। एग्जाम्पल, depreciation. External means the transaction which is done with the external parties. Example, goods sold to say X, Y, Z and company, or rent paid to landlord, electricity expense. And then mode of settlement. मोड ऑफ सेटलमेंट में क्या है? हमारे जो मोड ऑफ सेटलमेंट है वो दो टाइप के हो सकते हैं। यू कैन से फर्स्ट इज कैश बैंक एंड सेकेंड इज क्रेडिट। उधार। आप सेटलमेंट कैश के थ्रू कर सकते हो, या बैंक से पेमेंट कर सकते हो, या फिर क्रेडिट पे ले सकते हो, उधारी ले सकते हो। तो ये हमारा बिजनेस ट्रांजैक्शन का डेफिनेशंस और उसके अंदर जो चीजें आती हैं वो थी। अब हम एक और छोटा सा डेफिनेशन देखते हैं जो मैंने पहले लेक्चर में कवर किया था अपने इवेंट को। इवेंट क्या होता है? तो आप इसे नोट कर लो, फिर मैं रब कर देता हूं। तो हमारा जो नेक्स्ट डेफिनेशन है, अकाउंटिंग टर्म है, वो है इवेंट। इवेंट वैसे डायरेक्टली कभी पूछा नहीं जाता, बट आपको इसका मतलब पता होना चाहिए। इवेंट इज अ रिजल्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। एग्जाम्पल, गुड्स सोल्ड फॉर ₹1 lakh,
purchased for rupees 80,000. Your profit is 20,000. So this profit is the result of these transactions, and this is called event. This is your event, and these are the transactions. Okay, so note it, and let's move on to the next definition. So our next definition is account. अकाउंट क्या है? अकाउंट हम इसे लेजर भी बोल सकते हैं, जहां पे हम अपनी सारी ट्रांजैक्शंस जो सेम टाइप की होती है हम उसे ग्रुप करके एक जगह लिखते हैं. ठीक है, ये हमने आई थिंक पहले भी कवर किया है, तो आप इसकी डेफिनेशन लिख लो एक बार. लाइक आपके पास जो आप अपना फर्स्ट रिकॉर्डिंग करते हो किसी भी ट्रांजैक्शन का, वो आप जर्नल के अंदर करते हो. ओके, सपोज आपने परचेज के ट्रांजैक्शन किए, सेल्स के ट्रांजैक्शन किए, these are nothing means the values in terms of x. या आपने रेंट पेमेंट किया, आपने बाकी एक्सपेंसेस किए, तो इस जर्नल से उठा के हम उसे एक जगह रिकॉर्ड करते हैं. उस नेचर ऑफ एक्सपेंस या नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन का एक अलग से अकाउंट बनाते हैं, जिसे हम अकाउंट या फिर लेजर कहते हैं. ओके, तो वो इस फॉर्म में बनता है कुछ आपका, लाइक ये हो गया परचेज अकाउंट, जहां पे आप सारी परचेज रिकॉर्ड करोगे. फिर आपका हो गया सेल्स अकाउंट, और फिर आपने अगर किसी से कोई सामान क्रेडिट पे ले रखा है तो उस पर्सन का अकाउंट आप खोलोगे. तो दिस इज कॉल्ड लेजर ऑल्सो. नोट इट डाउन. सो अभी हमारा जो नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म है वो है कैपिटल. पहले मैं आपको लिखवाता हूँ इसका डेफिनेशन, एंड देन आई विल कवर कि ये क्या है. कैपिटल अमाउंट invested by proprietor
or we can say owner and a business or entity. This amount could be in the form of money, goods, or assets. ये आप नोट कर लो, फिर मैं इसको समझाता हूँ। सो कैपिटल आपका क्या है? अभी देखो, जब हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमें कुछ पैसा चाहिए होता है। तो जो इनिशियल अमाउंट होता है, जो एक ओनर या एक प्रोप्राइटर अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए लगाता है, उस पैसे को हम कैपिटल बोलते हैं। ओके, और वो पैसा वो माइट बी इन द फॉर्म ऑफ कैश लगा सकता है, या फिर कोई गुड्स ला सकता है, या फिर कोई अपनी पर्सनल असेट को बिजनेस में इंट्रोड्यूस कर सकता है। तो हम इसको एक ड्राइंग से समझते हैं। सपोज ये आपका बिजनेस है, आप यहां से लैपटॉप सेल करते हैं, ठीक है। आपके बिजनेस का नाम है XYZN कंपनी, ठीक है, और आप हैं मिस्टर एक्स। तो आपने सोचा कि कुछ बिजनेस स्टार्ट करते हैं जिसमें हम लैपटॉप सेल करेंगे। ओके, तो आपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कुछ कैपिटल इन्फ्यूज किया, कुछ पैसा लगाया। स्टार्टिंग आपने सपोज 1 लाख रुपए डाले, जिसमें आपने सोचा कि मैं पहले 1 लाख रुपए डालता हूँ और बिजनेस को स्टार्ट करता हूँ। 1 लाख रुपए डाले इन द सेंस कि आपको एक फ्लैट या एक शॉप रेंट पे लेनी होगी, उसमें कुछ गुड्स खरीदने होंगे, कुछ असेट्स खरीदनी होंगी, तो आपने उसका एस्टिमेट लगा के लाख रुपए इसके अंदर लगाए, ठीक है। तो ये अमाउंट जो है आपका, ये कैपिटल बोलते हैं इसको। और ऐसा नहीं है कि ये जब हमारा बिजनेस स्टार्ट होता है तो मिस्टर एक्स ने पैसा दिया तो उसी टाइम इसको कैपिटल बोलेंगे। जब कभी भी मिस्टर एक्स कुछ भी पैसा अपने पर्सनल असेट में से इसके अंदर डालेंगे, अपने बिजनेस में डालेंगे, तब हम उसे कैपिटल बोलेंगे। ओके, नाउ सपोज कि मिस्टर एक्स के पास कुछ असेट लाइक इनके घर के 2 एयर कंडीशनर जो कि यूज्ड हैं, ये घर में यूज कर रहे थे, इन्होंने अपने इस बिजनेस में इंट्रोड्यूस किए, जिसकी वैल्यू है ₹50,000। इनके पास 2 लैपटॉप थे खुद के, ये
उसे भी अपने बिजनेस में लेके आते हैं, जिनकी वैल्यू है सपोज 10,000 रुपए। तो अभी देखो, मिस्टर एक्स कुछ पैसा लेके आए अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। इनके घर में दो एयर कंडीशनर पड़े हुए थे, जो इन्होंने सोचा कि अभी ये पुराने हो चुके हैं और इनको मैं अपने बिजनेस में यूज कर सकता हूँ। तो इन्होंने अपने घर से दो एयर कंडीशनर अपने ऑफिस में यहाँ लाके लगाए, और इनके पास दो लैपटॉप पड़े थे जो पुराने थे, यूज थे। ये दो लैपटॉप इन्होंने यहाँ पे अपने बिजनेस के अंदर लेके आए, सो दैट कि इनका लैपटॉप सेल करने का बिजनेस है, और ये जो दो पुराने लैपटॉप है ये अपने बिजनेस यूनिट से सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे मिस्टर एक्स की कैपिटल कितनी है जो इन्होंने बिजनेस में लगाया, क्या आप मेरे को बता सकते हो? क्या इनकी कैपिटल 1 लाख है, या फिर 1,60,000 है? क्या आप मेरे को बता सकते हो? तो इनकी कैपिटल है 1,60,000 एंड नॉट 1 लाख। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो डेफिनेशन है, अगर आप देखो, इसमें लिखा है अमाउंट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ मनी, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ गुड्स, जो कि यहाँ आपका लैपटॉप है, और असेट, जो कि आपका ये एक एयर कंडीशनर है। एयर कंडीशनर असेट है यहाँ पे। मैं अभी आगे असेट भी कवर करूंगा क्या होता है। मनी, यहाँ पे आप इस एग्जांपल में देख सकते हो, जो वो लेके आया 1 लाख। गुड्स, एसी ले आया वो 10,000 के, और असेट नॉट गुड्स, लैपटॉप। लैपटॉप 10,000 और एसी जो कि एक असेट है 50,000। तो ये मिला के आपके टोटल हुए 1,60,000। ओके, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल, जो कि प्रोप्राइटर अपने बिजनेस के अंदर इंट्रोड्यूस करता है। ओके, आप एक इक्वेशन लिख लो जो हम अपने नेक्स्ट चैप्टर अकाउंटिंग इक्वेशन में कवर करेंगे, बट इसे अभी आप लिख के रख लो। कैपिटल इक्वल टू असेट्स माइनस लायबिलिटीज। Okay, we will cover this in our next chapter. So note it down, I will rough it. हाँ, तो बच्चों अभी अब हम करेंगे अपना नेक्स्ट डेफिनेशन, ड्राइंग्स। अब ड्राइंग्स तो सभी आप सबने सुना होगा, ड्राइंग्स क्या है। ड्राइंग्स मतलब चित्रकला। नहीं, चित्रकला की बात नहीं कर रहे हम ड्राइंग्स अकाउंट के टर्म में बात कर रहे हैं कि ड्राइंग्स क्या है। ओके, तो लिखो, when any amount or goods used by the owner for its
पर्सनल पर्पस और एनी पेमेंट मेड बाय द business unit for personal benefit of owner। तो अभी जो हमारी ड्राइंग्स है वो क्या है, जब एक ओनर अपने बिजनेस से कुछ अमाउंट या फिर गुड्स विदड्रॉ करता है, मींस निकालता है, उसे यूज करता है, किस लिए? अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए, या फिर उसकी एंटिटी उसके बिहाफ पे कुछ पेमेंट करती है आगे, और वो जो पेमेंट होता है वो ओनर के बेनिफिट के लिए होता है, तो हम उसे ड्राइंग कहते हैं। अब एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज जो हमारा पहले एग्जांपल था, XYZ एंड कंपनी का, जो कि लैपटॉप सेल कर रहे थे, और यहाँ थे मिस्टर एक्स। ठीक है, अब मिस्टर एक्स का बिजनेस अच्छा चल पड़ा, तो इनके बच्चे फैमिली मेंबर्स बोलने लग गए कि चलो घूमने चलते हैं कहीं, बिजनेस भी अच्छा चल रहा है। तो मिस्टर एक्स ने कुछ अमाउंट अपने बिजनेस से निकाला फॉर द ट्रिप। तो इन्होंने ये जो पैसा बिजनेस से निकाला है, ये फॉर ट्रिप, फॉर पर्सनल यूज, ये जाएंगे गोवा, गोवा घूमने जाएंगे। तो इन्होंने अपने पर्सनल यूज के लिए ये पैसा निकाला कि गोवा जा सके, घूम के आ सके, या फिर विदेश का भी टूर कर सकते हैं, इनकी मर्जी। तो ये पैसा जो इन्होंने निकाला अपने पर्सनल यूज के निकाला, सो दिस अमाउंट विल कॉल ड्राइंग। ओके, या फिर जो इनका छोटा बच्चा है, जो अभी 9th-10th क्लास में पढ़ता है, उसने जिद किया अपने पापा से कि मेरे को एक लैपटॉप चाहिए, जो लैपटॉप मैं गेमिंग के लिए यूज करूंगा, क्योंकि उसे भी पढ़ने का इतना वो नहीं है, तो वो गेमिंग के लिए लैपटॉप अपने फादर से बोलता है कि हमारा तो बिजनेस है, तो आप हमें लैपटॉप क्यों नहीं दे सकते। तो अभी मिस्टर एक्स ने अपने बिजनेस जो इनका लैपटॉप है सेल करने का, एक लैपटॉप अपने बच्चे को लेके दिया। लैपटॉप, अब बच्चा है गेमिंग लैपटॉप ले रहा है, तो अब मान लो वो लैपटॉप 1 लाख का है, तो ये क्या है, ये क्या बिजनेस का सेल्स माना जाएगा या फिर मिस्टर एक्स की ड्राइंग मानी जाएगी? तो अगर XYZ एंड कंपनी ने मिस्टर एक्स से इस लैपटॉप के पैसे लिए हैं, मतलब इस कंपनी ने नॉर्मल सेल्स जैसे वो हर किसी को सेल करता है, वैसे ही मिस्टर एक्स को सेल किया और इनसे पैसे, पूरे पैसे रिकवर किए 1 लाख रुपए, तो ये पूरी इनकी ड्राइंग मानी जाएगी। 1 लाख रुपए, दिस 1 लाख रुपीज विल बिकम हिज ड्राइंग। ओके, बट क्योंकि ये ओनर है, यहाँ के एम्प्लॉइंग से ये नहीं बोल सकते कि आप हमें पैसा दो तब हम आपको लैपटॉप देंगे। ये मिस्टर एक्स गए और लैपटॉप उठा के ले आए। ओके, तो इन दैट केस दिस लैपटॉप विल बी ट्रीटेड एज हिज ड्राइंग। ठीक है, अब मान लो मिस्टर एक्स ने ट्रिप के लिए पैसे निकाले और इस कंपनी ने कुछ टिकट्स बुक की,
फॉर मिस्टर एक्स गोवा ट्रिप 10,000 की। अभी देखो, मिस्टर एक्स ने ये पैसे नहीं निकाले, वो इन पैसों को घर पे लेके नहीं आए, या फिर बिजनेस ने उनको पैसे नहीं दिए। बिजनेस ने थर्ड पार्टी को पेमेंट किया है। सपोज इन्होंने IRCTC को पेमेंट किया और ये टिकट्स बुक की फॉर मिस्टर एक्स, जो ये पर्सनल ट्रिप के लिए जा रहे थे गोवा। तो यहाँ पे बिजनेस ने थर्ड पार्टी को पेमेंट किया, तो ये क्या ड्राइंग मानी जाएगी या नहीं? डेफिनेशन में क्या लिखा है? पेमेंट मेड बाय द बिजनेस यूनिट फॉर पर्सनल बेनिफिट ऑफ ओनर। ये बिजनेस यूनिट पर्सनल बेनिफिट ऑफ ओनर के लिए पेमेंट कर रही है थर्ड पार्टी को, तो ये भी ड्राइंग मानी जाएगी। ओके, एक और एग्जांपल इसी में। कंपनी पेड ₹10 लाख फॉर परचेज ऑफ बिजनेस बिल्डिंग टू मिस्टर एक्स। तो क्या ये ड्राइंग मानी जाएगी मिस्टर एक्स के लिए? कंपनी ने एक पेमेंट किया है सो दैट कि मिस्टर एक्स एक बिजनेस चलाने के लिए बिल्डिंग खरीद सके, तो ये पेमेंट क्या ड्राइंग मानी जाएगी? नहीं, क्योंकि यहाँ पे पर्पस है बिजनेस एंड नॉट द पर्सनल यूज। ओके, तो अभी मान लो एक टिकट बुक हुई और बिजनेस ट्रिप, जहाँ पे मिस्टर एक्स जाके क्लाइंट से मिलेंगे, अपना कस्टमर बेस बढ़ाएंगे, एडवर्टीजमेंट स्ट्रेटजी पे काम करेंगे। तो ये ट्रिप जो कंपनी ने करा के दी है, सपोज फॉर 5,000, क्या ये इनकी ड्राइंग होगी या नहीं? तो ये इनकी ड्राइंग नहीं होगी, क्योंकि ये बिजनेस पर्पस के लिए है। ओके, तो दिस इज आवर ड्राइंग if money is not recovered from Mr. X by the business. This is also our drawing. This is not drawing, and this is not drawing. ओके, तो आप ये नोट कर लो, फिर हम आगे चलते हैं। तो अभी हमारा ड्राइंग कवर हुआ। अब हमारी जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है लायबिलिटी। लायबिलिटी क्या होती है? लायबिलिटी में अगर हिंदी में बोलें तो उधारी। तो बिजनेस, जो हम बिजनेस करते हैं उसके अंदर हमारे पास कई टाइप की उधारी है। जैसे हमने ओनर से पैसा लिया, तो एक जो बिजनेस पैसा ले रहा है उसकी ओनर के अगेंस्ट में एक लायबिलिटी आ जाती है कि हमने ओनर से पैसा लिया है। तो आपको मतलब ऐसा लग रहा होगा कि जो ओनर पैसा दे रहा है बिजनेस को, वो बिजनेस की उधारी कैसे हुई? अब देखो, हमारे अकाउंटिंग के अंदर कुछ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं। तो एक कॉन्सेप्ट आता है अपना बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, जो ये बोलता है कि मेरा ओनर और बिजनेस दोनों अलग अलग है। ठीक है, तो जो ओनर पैसा देता है बिजनेस को, वो इस बिजनेस की एक लायबिलिटी बन जाती है, उधारी बन जाती है, उसके सर पे एक बोझ बन जाता है कि ये पैसा उसे ओनर को वापस करना है। ठीक है, ऐसे ही बिजनेस बैंक से लोन लेते हैं अपने नॉर्मल ऑपरेशन को करने के लिए, नॉर्मल बिजनेस को रन करने के लिए, तो वो भी एक टाइप की उधारी है। तो हम
डेफिनेशन पे चलते हैं एक बार। लायबिलिटी को हम बोल सकते हैं उधारी या फिर बोझ। तो देखो, जो मैंने आपको एक बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट बताया वो एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हम इसे अभी आगे कवर करेंगे। बट इसी के बेसिस पे यहाँ पे दो बाइफर्केशन हुए हैं लायबिलिटी के। क्या है दो बाइफर्केशन? इंटरनल लायबिलिटी एंड एक्सटर्नल लायबिलिटी। इंटरनल लायबिलिटी मीन्स पेबल टू ओनर, एग्जाम्पल कैपिटल और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। ये हमारी इंटरनल लायबिलिटी है। और जो एक्सटर्नल लायबिलिटी है वो होती है पेबल टू आउटसाइडर्स। एग्जाम्पल लोन टू बैंक, क्रेडिटर्स, ओवरड्राफ्ट, और भी बहुत सारी लायबिलिटी जो एक्सटर्नल है। तो ये जो बाइफर्केशन हुआ है मेरा, ये हम बाइफर्केशन कर क्यों रहे हैं? ये बाइफर्केशन इसलिए हो रहा है कि मेरी इंटरनल लायबिलिटी जो हमारे ओनर को पेबल है, जो वो कैपिटल बिजनेस के अंदर लगाता है, तो हमें ये पता लग सके कि ओनर ने कितना पैसा लगाया था बिजनेस के अंदर, जिसे हम कैपिटल से आइडेंटिफाई करते हैं। तो बिजनेस बोलता है कि ये मेरी एक देनदारी है मेरे ओनर को, जिसने इतना पैसा दिया है। और जो बिजनेस चल रहा है, जो वो प्रॉफिट अर्न कर रहा है, वो अपने ओनर्स के लिए ही अर्न कर रहा है। तो उसका जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, ये भी बिजनेस की एक लायबिलिटी है टुवर्ड्स हुम, टुवर्ड्स दी ओनर। और एक्सटर्नल जो लायबिलिटी है वो लायबिलिटी पेबल है आउटसाइडर्स को। लाइक हमने लोन लिया तो बैंक को पेमेंट करना है, हमने उधारी पे कुछ सामान लिया तो मेरे क्रेडिटर्स को पेमेंट करना है, जो मैं अभी आगे कवर करूँगा क्रेडिटर्स क्या होता है। हमने बैंक से कोई ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी ली। ओवरड्राफ्ट मीन्स आपके अकाउंट में कुछ अभी पैसा नहीं है बट आप उस अकाउंट से पैसा निकाल सकते हो, मैं उसे आगे कवर करूँगा। ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी ली,
वो भी हमें पेमेंट करना होता है, तो ये एक्सटर्नल लायबिलिटीज हैं। ओके, तो अभी इसमें लायबिलिटीज के अंदर में एक पोर्शन आता है अपना करंट और नॉन करंट। करंट लायबिलिटीज आर, आप लिख लो, मैं बोल रहा हूँ, करंट लायबिलिटीज आर दोज लायबिलिटीज विच आर पेबल विद इन 12 मंथ्स। फिर से बोल देता हूँ, करंट लायबिलिटीज आर अमाउंट विच आर ड्यू फॉर पेमेंट विद इन 12 मंथ्स। लाइक जब हम कोई सामान लेके आए उधारी पे, क्रेडिट पे, तो जनरली हमें उसका पेमेंट जो करना होता है 2 महीने या 3 महीने, मैक्स टू मैक्स 6 मंथ्स, तो हमें विद इन 12 मंथ्स ही वो पेमेंट करना होता है, तो वो करंट लायबिलिटीज होती है। नॉन करंट लायबिलिटीज क्या होती हैं? वो लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज आर दोज लायबिलिटीज विच आर ड्यू फॉर पेमेंट आफ्टर 12 मंथ्स। वो सभी लायबिलिटीज जो हम जिनका पेमेंट करने वाले हैं आफ्टर 12 मंथ्स। लाइक जब हम बैंक से लोन लेते हैं तो वो लंबी अवधि के लिए होता है, लॉन्ग टर्म के लिए होता है, वो 1 साल के लिए नहीं होता है, 3 साल 5 साल के लिए हो सकता है, तो उसे हम लॉन्ग टर्म लायबिलिटी कहते हैं। ओके, तो आज हमने कुछ डेफिनेशंस कवर की, हम अपने नेक्स्ट क्लास में भी कुछ डेफिनेशन कवर करेंगे और फिर ये अपना चैप्टर खत्म करेंगे। तो आज हमने क्या क्या कवर किया? हमने एंटिटी का डेफिनेशन कवर किया, हमने ट्रांजैक्शन का डेफिनेशन कवर किया, इवेंट कवर किया, कैपिटल कवर किया, ड्राइंग एंड दिस लास्ट लायबिलिटी। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, हम फिर अगली क्लास में मिलते हैं विद सम न्यू डेफिनेशंस। ओके बच्चों, गुड बाय।